आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है तोबा टेक सिंह। यह एक उर्दू कहानी है जिसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मुशर्रफ आलम जोकी ने। इसको भी MHD 12 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तोबा टेक सिंह कहानी अपने आप में सबसे अलग कहानी है। वैसे तो भारत पाक विभाजन के ऊपर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, अनेक फिल्में बनाई गई हैं और ये एक बहुत ही ऐसा मुद्दा रहा है जो लेखकों के लिए सबसे अलग मुद्दा रहा है। और ये जो त्रासदी है किसी भी कीमत पर भुलाई नहीं जा सकती है। आज भी इसके ऊपर फिल्में बन रही हैं, आज भी इसके ऊपर लेखक अपनी लेखनी चला रहे हैं। लेकिन तोबा टेक सिंह कहानी सबसे अलग कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय किस तरह से एक पागल खाने के पागलों का बंटवारा किया जाता है, ये सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है। सोचो, जो पागल खाने में पागल हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी जब उनको कहा गया होगा कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जाएंगे और भारत के लोग भारत में जाएंगे। ये भारत है और ये पाकिस्तान है, क्योंकि इससे पहले भारत और पाकिस्तान कोई दो देश नहीं थे बल्कि एक ही देश थे। आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में और क्या घटित होता है। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात उचित थी या अनुचित, फिर भी बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतर की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन हो गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे उनको वहीं रहने दिया गया। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रहने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस तरह बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे ही थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज़्यादातर तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। ये पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़ियात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी वार्तालाप से भी वे कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था इस बखेड़े गिरफ्तार थे कि वे पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वे कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे निरंतर तकदीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतारने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी देर बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया
कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास पगडंडी पर सारा दिन कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चियोट के एक छोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग पर सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, उसने अचानक ये आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया था कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उस लड़की को नहीं भुला था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई है और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वे छुप छुप कर घंटों आपस में इस महत्वपूर्ण समस्या पर वार्तालाप करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पे ये अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते थे। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बंधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन। वह न दिन को सोता था और न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक पल के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पाँव सूज गए थे और पिंडलियाँ भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में वार्तालाप होती थी तो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेगियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। जो बताने की कोशिश करते वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। इस सिख पागल के केश छिद्रे बहुत छोटे रह गए थे। चूँकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी बहुत ज़मीन थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसका खैर खैरियत पता करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कदापि मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आने के करीब होते तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांची वे दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वे कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास आता। वे उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार
ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेघियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे संतोषजनक जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आगमन की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे हमदर्दी प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह आए तो वह उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वह उसे निसंदेह बता देंगे कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उसका ख्याल था कि वे टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उनकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने स्वभाव अनुसार कह कहा लगाकर और कहा, वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कोई मर्तबा बड़ी मिन्नत सजादत से कहा कि वह हुक्म दे कि ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए, मगर खुदा बहुत मशरूब था, इसलिए कि उसे और भी बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेघियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूपकौर, वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूपकौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी से है। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कट्टी दी है, पर वह 6 दिन ही होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेघियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फिटे मुँह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी निश्चित हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लोरियां पुलिस की सुरक्षा दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुप्रीडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लोरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर राजी होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते थे। और जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे उन्हें फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियाँ बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे।
पागलों का बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वे चंद पागल जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार का संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? संबंधित अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी बचे साथियों के पास पहुंचा। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेगिहाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं आया है तो उसे फ़ौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज से अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत नहीं हिला सकेगी। आदमी चूँकि हानि पहुँचाने वाला ना था, इसलिए उससे और अधिक ज़बरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले संज्ञाहीन जड़वत बिशन सिंह के हलक से एक आकाश भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। और इन्हीं मार्मिक पंक्तियों के साथ टोबा टेक सिंह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद एक तरह से मन निशब्द हो जाता है, सुन सा हो जाता है। सोचिए, एक भरा पूरा परिवार जिसमें हम रहते हैं, एक देश जिससे हम संबंधित हैं। कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा है कि इस परिवार को हमें छोड़कर जाना है, इस देश को हमें छोड़कर जाना है। एक पल भर में हम बेघर हो जाएंगे, एक पल भर में हमारा देश, हमारी पहचान, हमारा नामो निशान एक जगह से मिट जाएगा। कितनी तकलीफ़ देने वाली बात है। एक व्यक्ति जो संवेदनशील है, जो सोचने समझने के लायक है, उसके लिए दुख कितना बड़ा है। लेकिन जो पागल व्यक्ति है, जिसको ज़्यादा कुछ याद नहीं है, ना अपने परिवार के बारे में याद है, ना उनके नाम याद हैं, ना अपने देश के बारे में याद है, सब कुछ भुला चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतस में कुछ यादें हैं जिनको वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। और जब उसको अचानक से पता लगता है कि उसको उसकी जगह से उखाड़ा जा रहा है, अचानक से उखाड़ा जा रहा है, तो किस तरह से उसकी भावनाएं आहत होती हैं, ये हम टोबा टेक सिंह पात्र के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। बस कोशिश ही कर सकते हैं। वास्तविक दुख उनका क्या था, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कितने सपने सजाते हैं, एक छोटी सी वस्तु हमारी गुम हो जाती है या एक छोटी सी वस्तु हमारी कोई हमसे छीन लेता है, कितनी तकलीफ़ होती है। हम उस छोटी सी बात को भुला नहीं पाते हैं। और जब आपसे आपकी पहचान छीन ली जाती है, आपका घर छीन लिया जाता है, आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर कर दिए जाते हैं, आपका देश आपसे छीन लिया जाता है, तो सोचो उनके मन पे क्या बीती होगी। पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपके अपने क्या विचार हैं, आपको कहानी कैसी लगी, ये सारी बातें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।